हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज ना आप लोग छक्का छुड़ाएंगे आप, पक्का मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये है 2018 का सेकंड शिफ्ट का सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बताऊं, किसी का किसी भी ईयर का सेट बनाओ या ना बनाओ, प्रीवियस ईयर 2018 का प्रीवियस ईयर जरूर बनाना है, ठीक है। मैथ का अपलोड हो गया है, साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का मैं कर दिया हूँ, सेकंड शिफ्ट का है, सोशल का भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है ना 40 सवाल है। इसके बाद 17 से सवाल कम गया, 20-20 सवाल करके आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो 18 तक जो है, ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना। और इसमें क्वेश्चन भी बहुत गलत दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत गलत दिया है। स्टूडेंट पता नहीं कितना कसम के आलम में होगा उन लोग, ठीक है। तो ऐसा अब नहीं आएगा, ठीक है, उस टाइम ऐसा हुआ था। तो चलो क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसा कैसा सवाल था। आप भी पढ़ोगे बोलेगा हाँ सर बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो नीचे कमेंट जरूर करना। और हाँ, 40 सवाल में कितना सही बनाते हो जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद रखूंगा 35 से नीचे नहीं बनेगा, उसका एकदम 35 प्लस बनेगा। ओके, सबसे पहला सवाल है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो देखो ये क्या था, गोलीय दर्पण इस तरह होता है, आपको बना हुआ है ना, इस तरह बना होता है गोलीय दर्पण। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है आपको पता है, यहाँ पे ये जो रहता है आपका सी लिखा रहता है, है ना। ये तो ये एक जो रहता है गोलीय दर्पण ऐसे रहता है, अब कटा हुआ भाग रहता है ऐसे वाला, ये कटा हुआ भाग रहता है। हम लोग तो इतने जानते हैं, हम लोग इतने जानते हैं। तो ये यहाँ पे बनता है फोकस। तो बोल रहा क्या कि परावर्तक सतह, यानी कि जो ये सतह है, ये जो सतह है, ये जो परावर्तक सतह रहता है वो क्या आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रधान गोलीय दर्पण के द्वारक बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा डी होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? उत्तल दर्पण। और आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ए बराबर क्या होता है? r/2 होता है। r कितना दिया है? 32/2 यानी कि 16। अब 16 देखना कि प्लस में कि माइनस में। तो उत्तल दर्पण बोल दिया, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव आएगा, और अवतल बोलता तो हमारा फिर माइनस होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जी कि कहाँ गया, यहाँ पे देखो, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा और आभासी उल्टा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, ठीक है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक और उल्टा। आंसर हमारा क्या होगा? ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कहाँ से होता है? नेत्रोड अंदर पृष्ठ से, क्या लिखा हुआ यहाँ पे है, ठीक है। और फिर है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में जो प्रवेश होती है प्रकाश, उसका अधिकांश भाग जो अपवर्तन हो जाता है और वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। आंसर का सी होगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि सब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा और बना भी रहे होंगे, है ना। तो सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का, अच्छा मजेदार वाला सवाल है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो आपको पता है कौन सा रंग जो ज़्यादा प्रकीर्णन होता है? आपको पता है ना कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश का रंग जो है नीला होता है? तो आंसर आपको मिल गया ना। आंसर हमारा क्या होगा? इसका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? यानी कि भारत में जो विद्युत प्रत्यावर्ती, मतलब समझ ना, प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं, तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा ये होगा 50, याद रखेंगे, ठीक है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। भारत में विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी? 50 हर्ट्ज। ये सवाल को याद रखें, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच है, अब 20 विभाजन चाहिए। कितना विभाजन चाहिए? 20, मतलब ऐसे है दिया हुआ, ऐसे, ठीक है, 0 वोल्ट से 1 वोल्ट और 20 विभाजन 1 2 3 4 5, मतलब 20 है। तो बोलता है वोल्ट मीटर का अल्प मात्रक क्या होगा? सबसे कम। तो क्या करेंगे, यहाँ से तक 1 है ना, 1 वोल्ट है यहाँ से तक, तो ये 1 हो गया और टोटल कितना है? 20 है। इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा, 0.05
5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बोलता है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन से है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन से है। 10⁻⁻4 एम्पियर, 10⁻⁻5 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻7 एम्पियर। माइक्रो होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है माइक्रो, और 10⁻⁻9 होता है नैनो। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया। तो माइक्रो एम्पियर ना ये होता है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, 10⁻⁻6 से होता है। अगला सवाल है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक है, ठीक है, कोई क्षण है, तो क्षण चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो इसका आंसर होगा 9 का आंसर हमारा बी होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ठीक है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, आंसर हमारा बी होगा इसका। ओके, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, 20 का राइट हो जाएगा। याद कर लें कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव में जब क्षण चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। अगला सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कौन होता है। तो आपको पता है तार 3 प्रकार का होता है, एक लाल होता है, और एक हरा भी होता है, और एक पीला भी होता है, और काला भी ज़्यादा करके। ठीक है, यानी कि ठंडा तार, गर्म तार। ठीक है, गर्म तार में रेड रहता है, आपको पता है रेड रहता है, और एक अर्थिंग वाला तार पीला रहता है, या तो हरा यूज करता है। और ब्लैक वाला जो वायर होता है ना, ब्लैक वायर, ये होता है आपका उदासीन, मतलब ना तो इसमें करंट आएगा ना जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। अगला सवाल देखो, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में, किस मशीन में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखो मैं आप लोग से बोलूँगा बार बार कि कोई सेट बनाओ या ना बनाओ, 2018 का सेट जरूर बनाना। ठीक है, और ऐसे भी 2018, 19, 20 का ही तो सेट आपको है, आपके पास है। 17 से तो 20 सवाल मिलेगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें भी सवाल मिलेगा आपको, और सब सवाल आपको बनाया हुआ है। तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। क्या होगा, विद्युत मोटर होगा। आंसर हमारा 11 का बी होगा। ओके, अगला सवाल, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत जो संयंत्र होता है, जल विद्युत संयंत्र होता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपको पता है जो जैसे कि झरना, यहाँ से झरना गिरता है ना, तो जहाँ पे जल विद्युत संयंत्र लगाया था तो पानी यहाँ पे ना स्थितिज ऊर्जा रहता है। ठीक है, और जब गिरता है पानी तो गतिज ऊर्जा बन जाता है। और यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा बनने के बाद ये जो पानी है ना, इस एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को बनाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो रियल में पहले क्या था, पहले पानी स्थितिज में था, पहले पानी रुकी हुई थी, पहले पानी एक जगह गतिज ऊर्जा में था, तो गतिज ऊर्जा के बाद फिर गिरा, तो सॉरी पहले पानी स्थितिज ऊर्जा में था, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में पानी था, पानी गिरने के बाद गतिज हुआ, लेकिन फिर गतिज होने के बाद फिर क्या बन गया, विद्युत ऊर्जा में। तो बोला किस जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। आंसर हमारा ए। अगला सवाल है कि ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को याद करने की जरूरत है, इस सब सवाल को। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि ननौरा राज्य जो है, ननौरा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो वो है जी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला सवाल है कि बुझा हुआ चूना कौन है। बुझा हुआ चूना जानते हैं, जिसे पानी दे के बुझा देते हैं। एक चूना तो मोटा मोटा है ना, सूखा हुआ, तो वो तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना मतलब पानी दे के भिंगा देंगे तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अगला सवाल, तो आपको लग रहा है कि अगर मैं सवाल का जवाब फास्ट बता रहा हूँ ना, तो वीडियो को पहले रोकिए और रोक करके पहले आप अपना आंसर दे लीजिए, तब देखिए कि आपने क्या सही आंसर दिया। ठीक है, ZnCuSO4, अब ये दिया तीर के निशान, अभिक्रिया हो रहा ZnSO4 + Cu। अब ये जो दोनों अभिक्रिया हो रहा है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, तो आप इसमें देख रहे हैं Zn कहाँ चला गया, ये धातु है, ये अधातु है, तो Zn जो धातु है और ये जाकर फिर इससे मिल गया, ZnSO4 हो गया, जिंक सल्फेट बन गया जाके। ठीक है, तो एक ने रूपांतरण हो गया, कितना हुआ, एक एकल विस्थापन, खाली यही विस्थापन हो रहा है। ठीक है, एकल विस्थापन हो रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे एक विस्थापन हो रहा है, एकल विस्थापन, ये स्थिति पे हट रहा जाके, आज जाके यहाँ पे चल जा रहा, आइए अपना जगह पे इसको भेज दिया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन, या तो एकल विस्थापन या तो विस्थापन, बात बराबर। लेकिन जब दो ठो इधर से भी इधर जाएगा, इधर से इधर विस्थापन होगा तो हो जाएगा द्विव विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीला को लाल करता है, तो सबसे पहले मुझे आप बताओ नीला को लाल कौन करता है, तो बोलेंगे सर अम्ल होता है ना, अम्ल ही होता है तो नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है, तो नीला को लाल करता है कौन, अम्ल, और अम्ल का pH मान यहाँ पे कितना है, आंसर हमारा है 5। ओके, pH मान कितना होगा, 5 होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा,
नेक्स्ट सवाल देखो, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न से कौन है? ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न से कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे से छूट गया थोड़ा सा, 1 मिनट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इजी है ना सवाल तो फिर इजी है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्या आपको पता नहीं सवाल? कितना हल्का सवाल है, मजा आ जाएगा सवाल में, है ना, दम आ जाएगा सवाल में। 40 से 35 नंबर तो लूट ले सभी लोग, है ना। अभिक्रियाशील धातु कौन है जी? तो यहाँ पोटेशियम है जो अभिक्रियाशील धातु है। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है जी, और ये बहुत अच्छा सवाल है जी कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 है ना ताज़ा मिश्रण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल होता है 1 भाग, यानी कि 3:1। ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे? नेक्स्ट सवाल जी। अच्छा, यहाँ पे सवाल ना इस तरह से मैं फिगर देता हूँ और यहाँ पे सवाल बताता हूँ कि क्या है। ये देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये जो ना खाली जगह देख रहा है, कहाँ गया मेरे पेन? ये जो खाली जगह देख रहा है ना, ये यहाँ पे खाली जगह जहाँ पे ऐसे सी है और यहाँ पे इस तरह से है और यहाँ पे एच है। ये बोलता है कि प्रक्रियात्मक समूह जो है निम्न से कौन सा है? कीटोन है, कार्बोक्सिल अम्ल है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है। तो बताइए इसका जरा आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो है जी एल्डिहाइड का, है ना, याद है ना आप लोग को? एल्कोहल भी याद है OH वाला, कार्बोक्सिल भी COOH याद है, कीटोन तो ऐसे होता है शायद, C ऐसे होता है शायद सिर्फ मेरे ख्याल से कीटोन। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे H भी रहेगा मिला हुआ, तो होगा एल्डिहाइड, है ना। अगला सवाल ये देखो जी, ये देखो प्रोपेन का आणविक सूत्र बताना जी, है ना। हाँ जी, तो आप लोग तो बेहतर है इस सब में, तो बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रोपेन का आणविक सूत्र इनमें से जो है ये C3H8 कितने संयोजक आबंध है? अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो सह आबंध बोल रहा है, ऐसा नहीं कि 8 है तो 8 दे देंगे आंसर। समझो पहले इस बात को, सी कितना है? 3 है, प्रोपेन है तो मतलब कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड रहेगा, क्योंकि प्रोपेन N समूह आ रहा, ठीक है। अब सब में जोड़िए, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, तो ये हो गया हमारा, है ना। देखो तो H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और नहीं तो कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 बंधन बनाना, तो आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन हमारा है किसका? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? यानी कि ये आवर्त सारणी बना हुआ है, तो ये इधर दाएं है इधर बाएं, तो इधर से इधर बढ़ेंगे, बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या तो फिर अपरिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो फिर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे ना, तो इसका जो साइज है वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। पहले बड़ा होता है फिर छोटा, इसको इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा ना तो फिर आपको समझ ऐसे होता है, ठीक है। साइज घटते जाता है, तो आंसर हमारा होगा भी। लेकिन परमाणु संख्या बोल दिया जाता है, अगर परमाणु त्रिज्या साइज के जगह पे परमाणु संख्या बोलता तो परमाणु संख्या क्या होता है? बढ़ता है ना, 11 12 13 बढ़ता है, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उधर व्यवस्था? समझ रहे? उधर व्यवस्था मतलब समझते हैं, ये वाला उधर व्यवस्था में देखो ऐसे वाला कितना पीस रहता है, इसको वर्ग भी बोलते हैं, है ना, इसको वर्ग बोलते हैं। तो ये है 18 वर्ग रहता है, 18 उधर स्तंभ रहता है, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ओके, समझ रहे हैं? अगला सवाल ये देखो सवाल, बाप रे, यहाँ पे तो पूरा स्क्रीन घेर लिया मेरा। एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम का बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो कौन सा रंग दिखेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने वाला सोडा होता है। इसमें ना कुछ सार्वभौमिक बूंद मिलाता है तो फिर उसका रंग अलग हो जाता है। तो कौन सा रंग होगा? तो इसका जो रंग होता है ना वो हो जाता है जी नीला। कैसा रंग हो जाता है? नीला हो जाता है। आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है ना, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीला, उजला या लाल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है, उम्मीद है कि ये सवाल आप भी बना लेंगे। आंसर हमारा सी आएगा।
बिल्कुल, है ना। तो 25 सवाल कंप्लीट कर दिया 15 मिनट में, तो 25 सवाल का 25 आंसर मेरे ख्याल से बना होगा आप लोग से, बिकॉज सवाल यहाँ पे कुछ खास नहीं था, एक दो सवाल मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो खैर छक्का छुड़ाने के सिवा तो और कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो आपको भी लग रहा है कि सर काश ये सब सवाल होता तो छक्का छुड़ाते हमें, बिल्कुल ये सब सवाल इससे इतना हार्ड सवाल नहीं रहेगा, इससे हल्का सवाल रहेगा, ठीक है। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है। लोहे की एक प्रणाली विलियन है और लोहे की कील डुबाते हैं उसमें, और आधे घंटे के बाद यह देखा गया क्या कि रंग परिवर्तित हो चुका है। तो प्रणाली में विलियन कौन सा विलियन था ये बताना है, यानी कि एक विलियन था, उसमें जब लोहे की कील डुबाएं, यानी कि लोहे का कील क्या होता है, फेरस टाइप का होता है, लोहा फेरस होता है, अब उसमें डुबाएं तो इसका रंग क्या बोला, रंग बदल गया। तो जो विलियन में जो प्रणाली में जो विलियन था वो विलियन को क्या था ये पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो 26 का आंसर कॉपर सल्फेट, क्या था, कॉपर सल्फेट का विलियन था, ठीक है, जिसमें कि फेरस लोहा डाले तो रंग जो है बदल गया। क्लियर है। अगला सवाल, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने में क्या था, ये तो एक प्लस पॉइंट वाला सवाल आ गया, तो आंसर होगा हमारा स्फैग्मोमैनोमीटर, है ना। कहीं पे स्फिग्मोमैनोमीटर, कहीं पे स्फैग्मोमैनोमीटर, इस तरह से देते रहता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फैग्मोमैनोमीटर जो भी है, आंसर हमारा सही। बैरोमीटर है वायु दाब मापने के लिए, मैनोमीटर है गैसों का दाब मापने के लिए, गैसों का दाब, ओके, आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है जी, देखो बड़ा अच्छा सवाल है जी, है ना। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा, जब अवरुद्ध करता है, जब आपके बॉडी में थक जाता है, रक्त कहीं से रक्त स्राव होता है, कट जाता है बॉडी, खून बहने लगता है, तो क्या होता है, उस तो रुकता है कि नहीं रुकता, कि बहते रहता है हमेशा, नहीं ना, रुक जाता है उसको, वो कौन सा होता है, वो प्लेटलेट से होता है जो रोकने का काम करता है। अगला सवाल, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में के लिए आवश्यक है। देखो ये सवाल ऐसे ही सवाल आए थे एग्जाम में, एकदम ऐसे ही सवाल, अब ये पक्का सब स्टूडेंट मार देगा इनमें से सभी। तो मुझे बताओ यार, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है क्या, क्लोरीन की क्यों जरूरत पड़ेगी, फास्फोरस की क्यों जरूरत पड़ेगी, उसको पड़ती है आयोडीन की जरूरत, क्या पड़ती है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है, और आयोडीन ऑप्शन नहीं दिया था। तो सवाल में रियल में जो आपके पास, अगर किसी के पास 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है तो पक्का आप उसको खोल के देखिए, इनमें से सभी लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको जो ना प्रिंटिंग करने में या टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा, मेरे मिस्टेक नहीं हुआ, मेरे में क्वेश्चन बैंक में भी एकदम सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं सवाल होगा, तब ये होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं तब ये सवाल होगा सही। लेकिन यहाँ पे देखो बोर्ड ही ये क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है ना। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखता है, तो वो है अनुमस्तिष्क। कौन है, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा सी हो गया। अगला सवाल देखो जी, पादप हार्मोन, देखो ये भी सवाल गलती किया है बोर्ड, ये भी सवाल बोर्ड ने गलती किया है, ठीक है। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है, सहायक होता है पर्रों के अग्र भाग की लंबाई की वृद्धि में, तने की वृद्धि में, पादप का प्रकाश में मोड़ने के लिए। तो साइटोकाइनिन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, और ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, तो सब स्टूडेंट क्या करेगा यार, इनमें से कोई नहीं मार देगा, गया उसका नंबर, कट गया। अच्छा खैर, अगर इनमें से कोई नहीं मारेगा, अगर इसी के बेसिस पे कॉपी चेक होगा तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन रियल में सवाल गलत है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करती है, कोशिका विभाजन में। ये जो तीनों काम है ना, पता है ये तीनों काम, पता क्या, ये तीनों काम है ना, तो ये तीनों काम है ऑक्सिन हार्मोन का, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड को यहाँ पे ऑक्सिन लिखना चाहिए था, साइटोकाइनिन के जहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ऑक्सिन लिखता, या तो फिर इनमें से कोई नहीं करता, दो काम में से कोई एक काम करता है ना, ऑक्सिन करता या इनमें से कोई नहीं करता। ओके, तो क्या आंसर होगा, आंसर हमारा देखो, अब इसमें क्या बोलूँ मैं आंसर, है ना, आंसर आप लोग अगर डी मारोगे तो फिर गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं मारो, ठीक है। तो ये जो तीनों काम किसका है, ये तीनों काम याद रखिए, तीनों जो काम है ये है ऑक्सिन हार्मोन का, ऑक्सिन, ठीक है। और साइटोकाइनिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन में। या तो सवाल यहाँ पे साइटोकाइनिन का जब ऑक्सिन लिखिए, या तो इनमें से कोई नहीं कीजिए, ये सेम टू सेम एकदम डिट्टो यही सवाल था, एकदम डिट्टो यही सवाल था। अगला सवाल देखो, हाइड्रा में
प्रजनन की विधि निम्न से कौन सा है? हाइड्रा में कौन सी विधि प्रजनन होते हैं? तो ये तो आप जानते हैं ना, हाइड्रा में कौन सा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है ना। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है? हमारा आंसर सी हो गया। अगला सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? तो कौन नहीं जानेगा, पुष्प परागकण कौन बनाता है? तो स्त्री केसर है पुंकेसर? तो आंसर क्या होगा? पुंकेसर होता है जो परागकण बनाता है ना। 33 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। पुंकेसर है जो परागकण बनाता है। तो आंसर क्या हमारा हो गया? सी इसका राइट हो गया। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। क्लियर है? अगला सवाल, कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? मानव में मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है। अंडाशय तो मादा की है ना। गर्भाशय मादा की है। डिम्बवाहिनी भी मादा की है। शुक्रवाहिका मादा की नहीं बल्कि पुरुष का है। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। इसमें से लगभग 50 से 70% बोले सवाल, 70 से 80% में सवाल बहुत बार करा चुका हूँ। आप ना अगर पहली बार देख रहे हो तो 9:30 बजे रात में डेली आइए। आपको ये सब सवाल को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब सवाल आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एकदम आपको माइंड में सेट हो जाएगा सवाल। बस प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस, ग्रेगर मेंडल। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल। आंसर क्या हमारा हो जाएगा? 35 सवाल है, 1 मिनट, 34 के बाद 35, ठीक है ना? 34, हाँ ठीक है, 34 के बाद 35 सवाल है। ठीक है, आंसर हमारा क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो आंसर हमारा क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला सवाल देखो कितना हल्का सवाल है। लिंग गुणसूत्र के युग में है, कितना बार मैं पढ़ाया हूँ। 9 बजे क्लास में रिवीजन में डिवीजन करता हूँ सभी लोग का कि रिवीजन करो, डिवीजन मिलेगा रिवीजन करने से, और अच्छा वाला डिवीजन मिलेगा, है ना। भोथर वाला नहीं मिलेगा, एकदम तेज तर्रार वाला मिलेगा डिवीजन। तो स्त्री में गुणसूत्र का युग में जो पाया था वो क्या पाया था? एक्स वाई। क्या पाया था? एक्स वाई। स्त्री में जो होता है युग में एक्स वाई है। ठीक है, अब पुरुषों में होता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्त्री में डबल एक्स होता है। ठीक है, ठीक तो सही लगा रहा हूँ। स्त्री में होता है डबल एक्स, है ना। और ये पुरुषों का है, ये है स्त्री का। ठीक है, ये है पुरुष का। क्लियर है? अगला देखो, अगला भी सवाल बड़ा अच्छा है सवाल है। मन परीक्षण में, मन परीक्षण समझते हैं ना, जहाँ पे पौधे के पत्ती को चेक करना होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो जो बोतल बनाया था, बोतल में डाला था एल्कोहल वगैरह, बोतल में कुछ घोल वगैरह डाला था, पत्ती को देखा था कि मतलब हरा नहीं हो पा रहा, वाइट हो गया इस तरह से। तो हरी पत्ती को आयोडीन डालने से, हरी पत्ती पर आयोडीन डाले जाते हैं, तो पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। मतलब मन जब परीक्षण करते हैं ना, तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले जो है उसको पहले एल्कोहल डाला था। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल घुल जाए, आंसर हमारा क्या होगा? इसका बी होगा। 37 का आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ 37 वाला भी सवाल बना लिया हूँ, क्योंकि ये भी सवाल बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ, कि पत्ते क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, और ये सब सवाल मैं देता रहूँगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। ये सब सवाल आपको रटने की जरूरत नहीं है, देता रहूँगा। अगला सवाल देखो, अगला बोलता है कि स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर 10 गुना, एक से मतलब समझ रहे हैं आप। देखो जब वीडियो देखते हैं ना, जब देखते हैं यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे एक साइड में यहाँ पे क्वालिटी बढ़ाने वाला जो ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, ठीक, तो वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आता है कि आपको वीडियो स्पीड करना है या तो फिर कुछ और करना है। तो मतलब स्पीड करने के लिए यहाँ पे आपको दिखेगा, तो कोई 2x में देखता है, कोई 10 में देखता है, इतना तो नहीं रहता है, कोई 1.5 में देखता है, स्पीड देखता है वीडियो का। ठीक है, तो वो इसका आंसर फिलहाल हमारा यही 10 गुना, ये क्या है 10 गुना पर। ठीक है, कम माइक्रोस्कोप में देखा जाता है 10 गुना पर। ठीक है, अगला सवाल देखो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? हर कोई जानता है ना, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं जी? तो उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, और लास्ट सवाल है यार, सवाल खत्म हो गया। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? हाँ, तो देखो घास को कभी गेहूँ खाएगा, कभी नहीं खाएगा। बकरी को कभी गाय खाएगा, कभी नहीं खाएगा। घास को बकरी खा लेगा, और बकरी को मछली खाएगा, नहीं खाएगा। घास को तो बकरी खाएगा, बकरी को मानव तो खाता ही है यार, है ना, आदमखोर, है ना, खाएगा ही खाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 40 सवाल मैंने आपको 25 मिनट में 40 सवाल करा दिया हूँ। कैसा लगा आपको? 40 में कितना आंसर आया? अब नेक्स्ट टाइम इसी दिन, इसी सुबह 7 बजे 2017 को आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक 2017 का, और उसमें मिलेगा सिर्फ मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन होगा शायद। तो 20 ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा,
ठीक है। अगर सेकंड फर्स्ट पाली सेकंड पाली इस तरह से करके ला दूंगा, ठीक रहेगा, ठीक है। 20 सवाल रहेगा, काफ़ी रहेगा। ओके, तो वीडियो करो यहाँ पे लास्ट, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। और हाँ यार, जो लाइक नहीं किए वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है, जाना मत बिना लाइक किए। ओके बाय।